नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। सवाल है, कहां गया नजीब? नजीब अहमद यानी एक सीधा साधा लड़का जो आया था दिल्ली में अपनी जिंदगी बनाने, अपने परिवार की जिंदगी बनाने। एक ऐसा लड़का जिसके बाप नहीं थे, बाप नहीं है, मां है। और वो लड़का जेएनयू में पढ़ता था। जेएनयू में भी एमएससी बायोटेक्नोलॉजी का स्टूडेंट था। अगर पढ़ाई पूरी कर पाया होता तो आज किसी अच्छी जगह मुलाजिम होता और उसकी मां अपनी मेहनत का फल चख रही होती। उसकी मां दुआ दे रही होती कि बच्चे को पढ़ाया लिखाया तो आज शानदार जिंदगी मिली। लेकिन वो गायब हो गया, एकदम से गायब हो गया। कहां गया? आसमान खा गया, धरती निगल गई, हवाओं में गुम हो गया। कहां चला गया किसी को कुछ पता नहीं है। बरसों नजीब की मां यहां वहां भटकती रहीं, अदालतों के धक्के खाती रहीं, जलूसों में आती रहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती रहीं, सब कुछ करती रहीं। सबसे एक ही दुआ कर रही थी कि मेरा बच्चा कहीं से वापस मिल जाए। लेकिन आप सोचिए, इतनी बड़ी दिल्ली पुलिस वो नहीं खोज पाई। उसके बाद सीबीआई के पास केस गया, सीबीआई नहीं खोज पाई। कहीं कोई एक ट्रेस नहीं मिला कि नजीब गया कहां। और फाइनली अब जाकर हाथ जोड़ लिए कोर्ट ने भी और हाथ जोड़ लिए सीबीआई ने भी कि नहीं, नजीब अब नहीं मिल सकता है। उम्मीद कहीं है तो सिर्फ उसकी मां के पास है, जो कहती है कि मैं अपनी जिंदगी भर नजीब का इंतजार करूंगी। एक सवाल सोचिए आप, किसी नेता का कुत्ता खो जाता है, सारी पुलिस लग जाती है और कुत्ता ढूंढ लिया जाता है। ज्यादा पुरानी खबर नहीं है, मोदी जी के रिश्तेदार आए थे, पर्स शायद चोरी हो गया था और वो खटाखट ढूंढ लिया गया। खबरें हमने यहां तक सुनी हैं, किसी नेता की भैंस ढूंढ ली गई। लेकिन नजीब एक जीता जागता लड़का, 20-25 साल का एक लड़का जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी से गायब हो जाता है। जगह जगह सीसीटीवी लगी हुई है, जगह जगह तमाम सारी चीजें हैं, लेकिन उसकी कहीं कोई खबर नहीं मिलती। दिल्ली पुलिस पहले और उसके बाद सीबीआई कह देती है कि नजीब को ढूंढा ही नहीं जा सकता। कुल मिलाजुलाकर मामला यह है कि 13 अक्टूबर 2016 यानी 9 साल हो गए। 13 अक्टूबर 2016 को छुट्टियां मनाने के बाद नजीब लौटा था जेएनयू अपने हॉस्टल में, मांडवी हॉस्टल जहां वो रहता था। 15-16 अक्टूबर की रात को उसने अपनी मां को फोन किया और कहा मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। उसके बाद मां फातिमा नफीस भागी भागी दिल्ली आई अपने बच्चे से मिलने के लिए, यह देखने के लिए कि वो कैसा है, कहां है। लेकिन जब उसके हॉस्टल के कमरे 106 मांडवी में वो पहुंची तो नजीब नहीं मिला। नजीब का जो रूममेट है कासिम, उसका कहना यह है कि एबीवीपी के कुछ छात्रों से उसकी झड़प हुई थी। बताने की जरूरत नहीं है कि एबीवीपी भारतीय जनता पार्टी का छात्र संगठन है। कासिम का कहना यह है कि हॉस्टल में चुनाव प्रचार चल रहा था, कमरे कमरे में जाकर नेता प्रचार कर रहे थे, एबीवीपी के लोग उस कमरे में आए। अब जाहिर है एबीवीपी लोग यानी हिंदू की राजनीति करने वाले लोग एक ऐसे कमरे में पहुंचे जहां पर कासिम और नजीब रहते थे, दो मुसलमान लड़के रहते थे। जो भी बातचीत हुई हो हमें नहीं पता है, लेकिन कासिम का कहना है कि मारपीट हुई, उसे बुरी तरह से मारा पीटा गया और उसके बाद कहना है कि उसको सफदरजंग हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां पर उसका इलाज वगैरह हुआ और इलाज के बाद वो कमरे में वापस आ गया, उसको दवा भी दी गई। लेकिन सीबीआई का कहना है कि नजीब के अस्पताल ले जाने का कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिला। मेडिको लीगल केस कराए बिना ही वो हॉस्टल लौट आया। एमएससी बायोटेक्नोलॉजी करने वाला लड़का मेडिको लीगल केस में नहीं फंसना चाहता है। वो सोचता है जो हुआ सो हुआ, अपनी पढ़ाई लिखाई जारी रखो, इन लोगों के चक्कर में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। मैं भी हॉस्टल में रहा हूं, जेएनयू तो नहीं, लेकिन गोरखपुर यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहा हूं। हम लोग पढ़ने लिखने वाले माने जाते थे, हालांकि पॉलिटिकली एक्टिव भी थे, लेकिन मारपीट की इस तरह की घटनाओं से खुद को दूर रखने की कोशिश करते थे, क्योंकि हम जानते थे कि इस तरह के मामलों में फंसने का मतलब यह है कि कानून और अदालत के चक्कर लगाना जो गुंडे हैं उनके लिए तो आसान है, लेकिन पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए हम खुद भी ऐसे मामलों से दूर रहते थे और अपने जो यार दोस्त जूनियर्स हुआ करते थे उनको भी यही सलाह देते थे। कोई भी अपने बच्चों को यही सलाह देगा कि कानूनी मसलों से बाहर रहो। तो नजीब को लगा होगा कि इस तरह के मसले में फंसने की जरूरत नहीं है। एक तरफ एबीवीपी है जिसके नेता
देश के सत्ता पर हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की सत्ता है, एबीवीपी यानी छात्रों का बड़ा संगठन है, और एक तरफ अकेला नजीब। अगर उसने मेडिको लीगल केस नहीं कराया तो इसमें इतने आश्चर्य की बात नहीं है। उसके बाद केस दर्ज किया गया उसको ढूंढने के लिए। संदिग्ध के रूप में 9 लोगों की पहचान की गई। उनकी तलाश करने के लिए आसपास के मेट्रो स्टेशन के सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए और पूरे देश भर में वायरलेस संदेश भेजे गए। दिल्ली, आगरा, दिल्ली बुलंदशहर, गाजियाबाद, मुरादाबाद, रामपुर, अलग अलग रास्तों पर 4 टीमें भेजी गईं। 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया उसके लिए जो नजीब को ढूंढकर लाएगा। जेएनयू कैंपस की जबरदस्त तलाशी हुई दिसंबर के महीने में। एजुकेशनल ब्लॉक, हॉस्टल, पानी की टंकी, सेप्टिक टैंक, हर जगह ढूंढा गया कि कहीं ऐसा ना हो कि उसको मार के कहीं फेंक दिया गया हो, लेकिन सारी कोशिशें बेकार हुई। मैंने आपको बताया कि पहले यह जांच दिल्ली पुलिस के पास थी। दिल्ली पुलिस जब नहीं ढूंढ पाई, जनता का दबाव बना, तो यह केस दिया गया सीबीआई को, जिसके बारे में माना जाता है कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी और सबसे शानदार एजेंसी है इन मामलात के लिए। सीबीआई ने तलाश की और अब जाकर सीबीआई ने कह दिया कोई ठोस सुराग नहीं मिल पाया। सवाल बहुत साफ है, इस पर तो कोई सवाल है नहीं कि नजीब अहमद नाम का एक लड़का यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। इस पर तो कोई सवाल नहीं है, सब जानते हैं नजीब अहमद पढ़ता था। उसके साथ कमरे में रहने वाला कासिम कह रहा है कि उसके साथ गुंडागर्दी हुई थी, उसको मारा पीटा गया था। मेरा पहला सवाल यह है कि क्या जिन लोगों के ऊपर मारे पीटे जाने का आरोप है उनकी तलाशियां ली गई थी, उनकी जांच की गई थी? ये जो 9 संदिग्ध लोगों की बात की गई है, क्या वो मिले थे? क्या उनसे पूछताछ का कोई रिकॉर्ड है जो हमारे सामने नहीं आया है? दूसरा सवाल यह है कि नजीब जंग अगर गायब हो गया तो यह जिम्मेदारी किसकी थी और कैसे गायब हो सकता है? कोई ऐसे ही हवा में गायब हो जाएगा? कोई चोरी करता है, कोई कुछ करता है तो बस पुलिस पीछे लग जाती है और कुछ दिनों में पकड़ ले आती। अब तो दावे यहां तक हैं कि पाकिस्तान और कहां कहां घुस के मारती है सरकार, लेकिन देश के अंदर ही नजीब को ढूंढ नहीं पाई। और इस बीच में याद रखिएगा, आईटी सेल और जो राइट विंग ट्रॉल्स हैं उन्होंने नजीब के खिलाफ अभियान चलाया। उनकी मां ने बहुत दर्द के साथ कहा कि इन सालों में मेरे बच्चे को बहुत बदनाम किया गया, यहां तक किस्से बना लिए कि वो लश्कर तैयबा में शामिल हो गया, सिमी में शामिल हो गया, आतंकवादी हो गया, फला हो गया, ढिमका हो गया, जिसका कहीं कोई सबूत नहीं था। लेकिन नजीब को बदनाम करने की सारी कोशिशें अगर की गई तो उसके पीछे क्या कारण था? कौन से लोग थे जो चाहते थे कि नजीब कभी ना मिले, ना नजीब मिले और ना ही अगर उसे मार दिया गया है तो उसकी लाश मिले, उसके कातिलों का कहीं कोई सुराग मिले? कौन से ऐसे लोग थे जो चाहते थे कि नजीब को भुला दिया जाए, नजीब को आतंकवादी घोषित कर दिया जाए ताकि उसकी तलाश बंद हो जाए? कहीं ये वही लोग तो नहीं थे जिन्होंने नजीब को गायब करने में कोई रोल निभाया था? कहीं ऐसा तो नहीं कि उस मारपीट के बाद जब वो हॉस्पिटल गया और लौटा तो कुछ लोगों को यह लगा कि कहीं ये पुलिस में ना चला जाए, हमारे खिलाफ गवाही ना दे, और उन लोगों ने ही ऐसी कोई कार्रवाई की? चूंकि सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट लगा दी है तो हमारे पास कहने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन यह सवाल तो है कि कैसे दिल्ली जैसे शहर में जेएनयू जैसे कैंपस से एक नजीब गायब हो जाता है और इस देश को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वही जेएनयू का कैंपस जिसको विलन बनाने की सारी कोशिशें की गई। उमर खालिद जेल में है, 5 साल से ज्यादा हो गए उमर खालिद जेल में है। इमरजेंसी की बात ये लोग करते हैं, इमरजेंसी की हर साल याद करते हैं, तमाशे होते हैं, लेकिन कोई ये सवाल नहीं पूछता कि भाई ये कौन सा लोकतंत्र है जिसमें एक लड़के को गिरफ्तार किया जाता है, 5 साल जेल में रखा जाता है और उसकी सुनवाई भी नहीं होती है। कभी सुनवाई 3 महीने टल जाती है, कभी जज छुट्टी पे चले जाते हैं, कभी जज सुनने से मना कर देते हैं, और शर्जील इमाम और उमर खालिद जैसे लड़के जेल में पड़े रहते हैं। उनका गुनाह क्या है? शर्जील इमाम की सोचिए, डेनमार्क में वो लड़का नौकरी करता था, जितनी डिग्रियां हैं उसके पास, अगर वो चाहता और डेनमार्क से नहीं लौटा होता तो आज लाखों रुपए महीने कमा रहा होता। लौट के आता है हिंदुस्तान, जेएनयू में एडमिशन लेता है और उसके बाद उसको ऐसे अंदर रखा जाता है जैसे उससे बड़ा कोई अपराधी देश के अंदर है ही नहीं। मान लीजिए उसने एक बयान दिया, गलती हो गई उससे, कितनी सजा होती है उसकी? 50 साल।
सारी उम्र उसको जेल में सड़ा देंगे। 5 साल से जेल में रखे हुए हैं उमर खालिद, पीएचडी किया हुआ छात्र। आज अगर बाहर होता तो दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा होता, सैकड़ों बच्चों को जिंदगी की राह दिखा रहा होता। उसको आपने जेल में डाल दिया। और नजीब की तो बात ही मत कीजिए। उसकी तो कोई पॉलिटिक्स भी ऐसी नहीं थी। वो तो कोई सड़क पे आकर जुलूस भी नहीं निकाल रहा था, कोई बयान भी नहीं जारी कर रहा था। वो तो अपने कमरे में एमएससी बायोटेक्नोलॉजी साइंस का स्टूडेंट था, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई कर रहा था। गायब होता है, उसको बदनाम किया जाता है, लेकिन सरकार, पुलिस, सीबीआई सब मिलकर उसको ढूंढ नहीं पाते। कहां चला गया वो, कहां चला गया वो, ये सवाल है। अगर जिंदा होता तो शायद अब तक दिख गया होता, और अगर मार दिया गया है तो फिर उसकी लाश कहां है? क्या उसकी मां को इतना भी हक नहीं कि अपने बच्चे का कफन दफन कर सके? या फिर उसको गायब करने वाले इतने रसूखदार लोग हैं कि कोई उन पर हाथ नहीं डाल पा रहा? मां कह रही है कि यह लड़ाई सिर्फ मेरे बेटे की नहीं, हर उस मां की है जो अपने बच्चे के लिए न्याय चाहती है। अगर इसके लिए मुझे देश की सर्वोच्च न्यायालय में जाना पड़ा तो भी जाऊंगी। मां का दर्द समझ में आता है, लेकिन अगर वो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगी तो अब क्या हो जाएगा? 9 साल हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट खुद जाकर तो नजीब को तलाशेगी नहीं, उसी सीबीआई, उसी पुलिस को कहेगी दोबारा से जांच करो। और 9 साल में जो लोग ढूंढ नहीं पाए वो अब क्या ढूंढ लेंगे? 9 साल तक जिस तरह से उसको ढूंढा गया है और उसके बाद क्लोजर रिपोर्ट लगा दी गई है, यह अपने आप में हमारे सारे सिस्टम पर सवाल करता है। कल बहुत सारे लोग लिख रहे थे कि नजीब की मां हार गई। नहीं, नजीब की मां नहीं हारी है, हारा है वो सिस्टम जो शायद कभी नजीब को ढूंढना ही नहीं चाहता था। हारा है वो सिस्टम जो मुसलमानों के खिलाफ नफरत से ऐसे गहरे भरता चला जा रहा है कि एक मां का इकलौता बेटा गायब होता है और बजाय उसको ढूंढने के, बजाय उसको ढूंढने में सहयोग करने के, लोग उसके ऊपर आतंकवादी होने का आरोप लगाने लगते हैं, फर्जी तस्वीरें चलाने लगते हैं, जितना हो सकता है उतना बदनाम करते हैं। एक ऐसा सिस्टम बना है जिसमें रईसों के लिए सब कुछ है। उनके कुत्ते गायब हो जाएं तो सारी पुलिस ढूंढ कर ला देती है कुत्तों को। उनकी गाय गायब हो जाए, उनकी भैंस गायब हो जाए, उनके यहां से कुछ गायब हो जाए, कुछ चोरी हो जाए तो पुलिस जाने कहां से तलाश कर ले आती है। एक ऐसा सिस्टम बना है जहां पर करणी सेना के लोग कितना भी तमाशा कर दें उनको जेल नहीं होती, लेकिन अगर चंद्रशेखर आजाद के साथ के लोग करते हैं तो उनके ऊपर एनएसए लगा दी जाती है। एक ऐसा सिस्टम होता है जो कपिल मिश्रा की जांच ही नहीं होने देता, जजों तक का ट्रांसफर कर दिया जाता है, लेकिन उमर खालिद 5 साल से जेल के अंदर होता है। तमाम जज आते हैं, एक से एक भाषण देते हैं, कोई कहता है कुछ और कोई कहता है कुछ। कोई कहता है कि जमानत तो अधिकार है, सबको मिलना चाहिए, लेकिन उमर खालिद के मामले में वो अधिकार पता नहीं कहां चला जाता है। शर्जिल इमाम के मामले में वो अधिकार पता नहीं कहां चला जाता है। एक ऐसा सिस्टम बन गया है जहां पर मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन यह हुआ है कि अल्पसंख्यक दलित होना गुनाह बनता चला गया है। नजीब का ना मिलना इस सिस्टम की बड़ी हार है। नजीब का ना मिलना हम सब की हार है। नजीब का ना मिलना एक ऐसा सवालिया निशान है हमारे पूरे सिस्टम पर, और सिर्फ पुलिस और सीबीआई पर नहीं, मैं पूरे सिस्टम पे कह रहा हूं जिसमें पॉलिटिकल सिस्टम भी शामिल है। उस पर एक ऐसा सवालिया निशान है जो कहीं ना कहीं हमारे लोकतंत्र तक जाकर खड़ा हो जाता है। हमारी डेमोक्रेसी, कितनी डेमोक्रेसी रह गई है, इस सवाल से जाकर जुड़ जाता है। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं फातिमा बी को कुछ कह सकूं, कोई दिलासा दे सकूं। कई सारे प्रोग्राम्स में जहां वो थी, मैं भी पीछे खड़ा होकर उनको सुन रहा था। आंखें भर आती हैं देखकर। माएं सब एक जैसी होती हैं, बच्चे चाहे अच्छे बुरे हों, लेकिन माएं सब एक जैसी होती हैं। किसी भी मां के लिए इससे बड़ा दर्द नहीं हो सकता कि उसका बेटा 9 साल से लापता है, उसको यह भी नहीं पता कि वो जिंदा है कि मर गया। कश्मीर में एक टर्म चलता है, आधी मां और आधी बेवा, हाफ मदर एंड हाफ विडो। उनको आधी मां कहा जाता है जिनके बच्चे गायब हो जाते हैं और उनकी लाश भी नहीं मिलती। उनको आधी बेवा कहा जाता है जिनके हस्बैंड गायब हो जाते हैं और उनकी लाश भी नहीं मिलती। ऐसे लोगों का एक ऑर्गेनाइजेशन है, आधी बेवाओं और आधी माओं का।
लेकिन कश्मीर का वो दर्द ऐसा लगता है दिल्ली तक दबे पांव धीरे धीरे पहुंच गया है। क्या कहेंगे आप फातिमा बी को, आधी मां, जिसे नहीं पता कि उसका बेटा जिंदा है कि मर गया, जो 9 साल से अपने नजीब का इंतजार कर रही है और अब हाईकोर्ट ने कह दिया है कि उसके मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए केस बंद कर दिया जाए। क्या कहेंगे आप इस सिस्टम को? फातिमा बी, आप नहीं हारी हैं, हम सब हार गए।